अध्याय 5 देख रहे हैं, पावर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। पावर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स खासतौर पे जब हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, हम समझेंगे कि क्या आंदोलन हुए, कौन कौन से पॉपुलर स्ट्रगल हुए। पहले हमने डिस्कस किया कि जो पावर शेयरिंग है, सत्ता का बंटवारा, ये एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्र व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास अलग अलग टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और साथ में पंचायती राज व्यवस्था है। कैसे जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे दलित्स हो गए, जिसमें SC ST OBC आते हैं, और दलित्स वैसे अलग होते हैं, जो SC में ही आते हैं, लेकिन मेल और फीमेल के हिसाब से हो गए हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, ईसाईस, ऑल दीज नीड टू शेयर पावर। इनको हम ये देखते हैं कि अगर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो कैसे ये जो ये पावर का इस्तेमाल करते हैं, या जिनके पास ये पावर होती है, सत्ता होती है, वो किस तरीके से कंस्ट्रेंट होते हैं, यानी बाध्यता होती है उनकी, बहुत सारे इन्फ्लुएंस आते हैं, बहुत सारा दबाव आता है, प्रेशर आता है। मान लीजिए ये साहब है, ये इलेक्शन लड़ते हैं और ये बन जाते हैं मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। अब हमको लगता है कि यार इसके पास तो बड़ी ज़बरदस्त पावर है, आराम है, उनकी ज़िंदगी एकदम बढ़िया है, जिसे हम आम भाषा में चिल कहते हैं। लेकिन एक साहब जो प्रशासन में है, ये कई प्रकार की चीज़ें इनके ऊपर आती हैं, दबाव आता है, इनका दायरा क्लियर होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ पर जो ये प्रेशर आ रहा है, खासतौर पे हम स्ट्रगल्स देखेंगे, जो आंदोलन हुए, जो तरीके अपनाए गए, कैसे जो स्ट्रगल और मूवमेंट है, और जिसमें लोगों की ज़रूरत थी, वो स्ट्रगल करते हैं जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो प्रेशर तब डालते हैं जब उनकी कोई व्यवस्था वो चेंज करना चाहते हैं। तो ये जो स्ट्रगल और मूवमेंट है, ये एक बेसिक बैकबोन है, या ये कहें कि डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने का तरीका है। और हम आगे भी इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या तरीका है, क्या अप्रत्यक्ष तरीके हैं, किस तरीके से पॉलिटिक्स पे प्रेशर डाला जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जैसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। उसके बाद आती है कैसे, जैसे ये अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स आते हैं, उसको वो पॉलिटिकल पार्टीज कैसे उनको डील करती है, ये क्या वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं। जैसे एक आप बच्चे हैं, अब आपको एक खिलौना चाहिए, आप क्या करेंगे, कैसे कैसे मिलेगा आपको? आप या तो सीधे मांगेंगे और माँ बाप से मांगेंगे कि हमें हमें टॉय दे दीजिए। अगर नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? आप रोएंगे। नहीं मिला तो आप एक दिन का खाना नहीं खाएंगे। तो आप एक तरीके से अपनी चीज चाहने के लिए एक स्ट्रगल कर रहे हैं, एक मूवमेंट कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं कि आपको यह खिलौना चाहिए। आप अपने आप को एक बच्चे की तरह समझिए, और आपके कुछ ज़रूरतें हैं, और पेरेंट को आप सरकार समझिए। तो आप और मैं, हम एज अ सिटीजन, हम प्रशासन से, हम व्यवस्था से, हम सरकार से कुछ चाहते हैं। हम कई चीज़ें चाहते हैं। इसमें शिक्षा हो सकती है, हेल्थ हो सकता है, इसमें बेसिक नीड्स हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी के लिए ये मूवमेंट होते हैं। तो कैसे जो स्ट्रगल हुए, कैसे ये स्ट्रगल एक डेमोक्रेसी को शेप करती है, यानी आकार देती है। आप और मैं, हम और आप कैसे रोल प्ले कर सकते हैं एक डेमोक्रेसी के लिए? क्या हम स्ट्रगल कर सकते हैं? क्या मूवमेंट ठीक है? इससे पहले मैं आपको कुछ कहानियां बताता हूं। 2 जगह की कहानियां होंगी। एक नेपाल है, एक बोलीविया। हमारा नेबरिंग कंट्री है, बहुत छोटा कंट्री है, बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ की, और हमें नेपाली और हमारे बीच में कोई वीज़ा का भी चक्कर नहीं है, हम जा सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। नेपाल जो है, हुआ ये यहाँ पे कि ये ऐसा कंट्री है, हमको 1947 के समय हमको इंडिपेंडेंस मिली। तो अलग अलग एरा में जिन जिन कंट्रियों को
ये मिली, इंडिपेंडेंस मिली, उसको हम अलग अलग वेव कहते हैं। जैसे हमारे बाद भी कई लोगों को, कई कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली, तो थर्ड वेव कंट्रीज को कहा जाता है, क्योंकि इनको जब इनको स्वतंत्रता मिली, जब इनको, या ये कहें कि डेमोक्रेसी जब इनको मिली 1990 में मिली, बहुत रिसेंट है ये 30 साल पहले की बात हो रही है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो इसको थर्ड वेव कहा जाता है, क्योंकि इनको तब डेमोक्रेसी मिली, इंडिपेंडेंस मिली, या इन्होंने डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की, इन्होंने लोकतंत्र जो है अपने देश में स्थापित किया। उसके पहले काफ़ी चीज़ें हुई होंगी, उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हुई होंगी। तो डेमोक्रेसी, एक किंग वीरेंद्र, ध्यान से देखिएगा इनका चेहरा, ये है किंग वीरेंद्र और इनकी सारी फैमिली, किंग वीरेंद्र और इनकी ये फैमिली है, किंग वीरेंद्र साहब है। अब किंग वीरेंद्र ने, ये साहब जो है, इन्होंने पावर लिया, और ये कहें कि एक्चुअल पावर गवर्नमेंट का, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी भी रहेगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कह रहे थे कि हम राजा भी रहेंगे और जो देश है वो डेमोक्रेसी से भी चलेगा, मतलब लोकतंत्र भी रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं इसको। हुआ ये कि जितने भी लोग देख रहे हैं, बड़ी मिस्टीरियस कंडीशन थी, बड़ी सीक्रेट कंडीशन था। किंग वीरेंद्र जो है ये मार दिए गए, इनकी हत्या हुई या इन सब का देहांत हुआ ये पता नहीं। 2001 में ये सारे के सारे मार दिए गए या मर गए। इनके बाद साहब आए, उसके बाद जो जिनको सत्ता मिली, ये साहब थे। ये साहब थे डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं थे। किंग वीरेंद्र जो साहब थे वो तो चाहते थे, वो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो। ज्ञानेंद्र साहब जो आए, ये किंग ज्ञानेंद्र हैं, इन्होंने कहा ना, हम डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए। आप, मुझे राजा, मैं बन गया हूं अब और खासतौर पे उस समय जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो पॉपुलर नहीं थी। तो 2005 में ये किंग ज्ञानेंद्र ने क्या किया कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको डिसमिस कर दिया, और उसके बाद उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी बर्खास्त कर दिया, और जो इनकी पार्लियामेंट थी उसको डिसॉल्व कर दिया। मतलब पूरा अपने हाथ में इन्होंने कंट्रोल ले लिया। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, बाकायदा डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उनको हटा दिया इन्होंने। अब नेपाल का क्या होगा? ये तो लोग आपस में ही खेल रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर किंग वीरेंद्र तो जा ही चुके हैं, सारे की सारी फैमिली इनकी चली गई, तो क्या करें इसका? अब ये साहब तो डेमोक्रेसी के फेवर में भी रही है, किंग ज्ञानेंद्र एम्परर भी अपने राजा भी बन गए, या जो भी है एम्परर बन गए। तो यहां पर एक मूवमेंट हुआ, एक संघर्ष हुआ, एक आंदोलन हुआ। मेन इसका जो एम था वो ये था कि भाई जो लोकतंत्र है इसको वापस लाया गए, जो किंग ज्ञानेंद्र ने खत्म कर दिया है। जो मूवमेंट था अप्रैल 2006 का, वो ये था कि जो किंग ज्ञानेंद्र का जो पावर है, इन ज्ञानेंद्र से जरा पावर ले लिया जाए, और हम चाहते हैं कि ये जो पावर है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास हो, इलेक्टेड लोगों के पास हो, पार्लियामेंट के पास हो। जितनी भी मेजर पार्टीज थी, केवल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोग तो थे ही थे। इन्होंने जब मूवमेंट शुरू किया तब चीजें आगे बढ़ी। उन्होंने क्या किया कि जितने भी इनकी पार्टीज थी उन्होंने मिलके एक एसपीए बनाया, 7 पार्टी अलायंस, और 4 दिन के स्ट्राइक पे ये चले गए काठमांडू में। काठमांडू उसकी जो राजधानी है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। अब बहुत सारे प्रोटेस्टर वो वहां पहुंचे। आप देखें 3 से 5 लाख, बहुत कम जनसंख्या है इनकी, लेकिन फिर भी 3 से 5 लाख जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पहुंच गए 21 अप्रैल। और इन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम मतलब ये है कि करिए नहीं तो कुछ होगा। सबने अल्टीमेटम दे दिया इस ज्ञानेंद्र साहब को। अब ये माओइस्ट जो थे वो सरकार के खिलाफ लड़ते थे, इनके पास हथियार होते, ये सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। माओइस्ट उनको कहते हैं, लोगों को मारते हैं, अपनी उनकी जो डिमांड है अगर वो पूरे नहीं होते तो ये हत्या करने में भी पीछे नहीं हटते। आपको यकीन होगा ये जो एसपीए है ना, इनके साथ ये माओइस्ट आ गए, मतलब सरकार के साथ आ गए। जो सरकार बर्खास्त हो गई थी उनके साथ ये जो
लोग सरकार के गवर्नमेंट के विरुद्ध थे, वो भी इनके साथ आ गए। ये हुआ। अब किंग साहब ने क्या किया, किंग ने कहा कि अब उनको वो तो दब गए, उनके पास तो दबना जरूरी थी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी कोई डिमांड मान लेता हूँ। मतलब हाफ हार्टेड, पूरा मन नहीं था उनका, वो दया करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि प्रेशर भी आ गया है। लोगों ने कहा ना, आपको पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप ये छोटा मोटा 10 में से 2 डिमांड मान लेंगे। और ये कहता चाहते थे कि भाई एक नया संविधान सभा बनाओ और हमको एक नई पार्टी की गवर्नमेंट चाहिए, मतलब एक पार्लियामेंट चाहिए, मतलब लोकतंत्र हम आप बहाल करो। तो 24 अप्रैल 2004 की बात है कि जो किंग थे ज्ञानेंद्र, उनको ये साहब जो थे ना, पता नहीं इन्होंने मारा या जो भी किया, उनको माननी पड़ी सारी की सारी डिमांड्स। और फिर इन्होंने एक इंटरिम कहते हैं, जब तक एक्चुअली नहीं बन जाते, तो एक जीपी कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, ये इनको नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेपाल का इनको बनाया गया। और ये जो स्ट्रगल था, ये आंदोलन था, ये संघर्ष था, इसको कहा गया नेपाल का दूसरा आंदोलन डेमोक्रेसी के लिए, यानी लोकतंत्र के लिए। अब आते हैं एक, पहले तो ये सब आपको मैंने जो बताया उसमें आपको समझ में हो गया हो कि लोगों ने किस तरीके से प्रेशर डाला। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा बोलीविया वाटर वॉर के बारे में बताता हूँ। अब बोलीविया बहुत बहुत छोटा कंट्री है, ये भी लैटिन अमेरिका में है, पुअर कंट्री है, गरीब कंट्री है। इन्होंने क्या किया कि जो पानी के जो क्षेत्र थे उसका जो प्राइवेटाइजेशन है, पानी जो इनको सप्लाई होती थी उसके प्राइवेटाइजेशन की, उसके लिए इन्होंने फाइट की और ये बताया कि कैसे लोग डेमोक्रेसी को शेप मिलाते हैं, काम करते हैं। पहले प्रॉब्लम समझिए, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, बोलीविया ने क्या किया, बहुत सारा पैसा जो है वो वर्ल्ड बैंक से ले रखा है, गरीब कंट्रीज लेती हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, म्यूनिसिपल कंट्रोल के पास होता है पानी सप्लाई का जो चक्कर है। अब लोगों ने कहा, जो जिनसे उन्होंने लोन लिया हुआ है, ऐसा है आप मल्टीनेशनल कंपनी को ये जो पानी की सप्लाई है वो आप दे दीजिए। ये कोशाबाम्बा ये नाम यहाँ पर है, यहाँ पर ये क्षेत्र है जहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ। अब गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती थी, उस प्रॉब्लम ये थी कि उसने पैसा इतना ले रखा था, तो उनकी बातें उनको माननी पड़ी। इन्होंने क्या किया कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको ये राइट दे दिया कि आप मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो पानी जो है वो सप्लाई करेगी। अब लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप करो चाहे कोई और करे। लेकिन मसला तब आया जब ये जो प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने पानी का कॉस्ट 4 गुना कर दिया। मतलब अगर 100 रुपए का था वो 400 रुपए कर दिया। इसका मतलब 5,000 रुपए की बात करें, एक आदमी कमा रहा है तो 1,000 रुपए वो पानी में दे रहा है। गरीब, मैंने जैसे पहले आपको बताया, गरीब कंट्री, 5,000 में अगर 1,000 वो बेचारा पानी के लिए करेगा तो उसके तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, बीवी बच्चे हैं, क्या करेगा वो? उसको सड़क पर आना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बोलीविया के लोग, खासतौर पर कोशाबाम्बा लोग आ गए अपने, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये एमएनसी को ख़त्म करिए, जो पानी का जो कंट्रोल है ये सीधा गवर्नमेंट को दोबारा दिया जाए, गवर्नमेंट अपने पास ले। तो थोड़ी बहुत इनके बीच में बात चली, थोड़ा सा जैसे कहें कि थोड़ा सा सॉफ्टली थोड़ा गवर्नमेंट डील किया, थोड़ा बहुत निगोसिएशन हुआ। लेकिन उन्होंने कहा हम करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए कुछ हुआ नहीं। लोगों को समझ में आ गया कि ये तो कुछ कर नहीं रहे। फिर दोबारा एजिटेशन हुआ, दोबारा इन्होंने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, संघर्ष, आप जो भी नाम लें। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने इनको मारना शुरू किया। पुलिस ने, क्योंकि ब्रूटल, मतलब अब सरकार ने क्या किया, इनको दबाया, पुलिस के जोर पे इनको मारने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, पकड़ के ले जाने लगे इन पे। जैसे हमारे यहाँ होता है एनएसए लगा दिया जाता है, हमारे यहाँ लोगों को जिस तरीके से मारा पीटा जाता है, इस तरीके से किया। इन्होंने कहा ना, हम नहीं जा रहे। इन्होंने इस तरीके से प्रेशर डाला, लोग पीछे नहीं हटे। तो जो एमएनसी अधिकारी है उनको भागना पड़ा, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं, वो लोगों का जब वो 1 और 1 11 हो जाते हैं, तब उनके सामने कोई नहीं ठहर सकता। तो फिर उसके बाद एमएनसी वाले भाग गए, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनिसिपल पार्टी जो भी होगी वहाँ पर, उन्होंने पानी का जो कंट्रोल है वो अपने पास ले लिया, और फिर वही पैसा रिस्टोर भी कर दिया कि भाई उतने पैसे में दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा
थोड़ा समझिए, दोनों जो चीज़ें हैं, नेपाल में हमने क्या समझा? नेपाल में हमने ये समझा कि मेन चीज़ इनकी थी कि डेमोक्रेसी को दोबारा रिहैबिलिटेट किया जाए या इसको दोबारा स्थापित किया जाए। बोलीविया में क्या था? ऑलरेडी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन वो इन बंदों का, अपने सिटीजन्स का ख्याल नहीं रख रही थी। पानी तक वो ठीक से नहीं सब। अब देखिए, पानी के बगैर तो कुछ नहीं कहता, पानी बिना सब सून कहते, मोती मानस सून। पानी नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? ये पानी तक देने को तैयार नहीं थे ठीक से, मतलब पानी भी नहीं दे पा रहे हैं जो सरकार आपने चुनी है। तो ये जो इम्पैक्ट है वो कैसा है? लोग, दोनों में लोग आ गए थे और मूवमेंट हुए, संघर्ष हुए। तो कुछ इससे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन ये होता है, देखिए एक एक करके कंक्लूजन हम समझे कि पहली चीज ये है कि जो लोकतंत्र है वो बनती है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी बढ़ती है स्ट्रगल से। ऐसे नहीं कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस वाले एक दूसरे को छीटाकशी कर रहे हैं, ट्विटर पे इधर उधर उल्टी सीधी बात कर रही है। नहीं, स्ट्रगल मूवमेंट मतलब होता है एक किसी परेशानी के कारण, दिक्कत के कारण जब लोग सामने आते हैं तो स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, आंदोलन होते हैं। तो इससे डेमोक्रेसी शेप लेती है, डेमोक्रेसी अच्छी बनती है। तो ये कभी कभी जो गवर्नमेंट होती है वो एनार्किस्ट हो जाती है। अगर मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ गए किसी एक रिलीजन की या किसी एक भाषा की, तो वहां पर वो पावर यूज करने लगती है। वो सुनती नहीं, वो किसी की डिमांड नहीं सुनती। वो अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? आप बोलीविया ने जैसे किया वैसे ही करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना। जब पानी ही नहीं मिलेगा आपको तो आप तो मरने के लिए हो जाएंगे। इसको मास मोबिलाइजेशन कहते हैं। अगर कोई, देखिए, कोई भी दिक्कत रही, छोटी छोटी हमने दिक्कतें देखी, अगर कोई भी दिक्कत है तो मॉब जो है, लोग हैं, वो मोबिलाइज होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे पार्लियामेंट हमारे यहाँ वो सॉल्व कर सकती है, जुडिशरी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, लेकिन अगर डिस्प्यूट बहुत बड़ा है, जो एक दो आदमी को नहीं, एक बहुत बड़े समूह को प्रभावित कर रहा है, तब जो लोगों से जो चीज शुरुआत होती है, लोग जो आंदोलन शुरू करते हैं, लोग संघर्ष शुरू करते हैं, मूवमेंट वो लगाते हैं, वो जो मास मोबिलाइजेशन है, ये मास मोबिलाइजेशन से होता है। एक और चीज आपको मैं बताऊंगा इसमें, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है और मोबिलाइजेशन है, ये किस तरीके से आया। कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखिए, हमने यहां पर देखा कि पहले भी जब पब्लिक का पार्टिसिपेशन, अगर ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स हो, मतलब संस्थागत ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स हो, और कई ऐसे हो सकते हैं, ये केवल आप पॉलिटिक्स की बात मत करिए, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा प्रेशर ग्रुप भी होते हैं, मूवमेंट ग्रुप्स भी होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती है जो जनता को मोबिलाइज करती है, कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, कुछ मूवमेंट ग्रुप्स भी होते हैं। ये सारे जो तत्व है, ये आपके डेमोक्रेसी को और एक जो उसका जिस्ट है, उसकी जो समरी है, उसको ये परिभाषित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम आती है जिसको ये लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, मोबिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं मैं। आपको याद होगा 7 पार्टी अलायंस बनी। अब यहां पर एसपीए, अब देखिए, जो माओइस्ट थे वो तो सरकार के खिलाफ थे, लेकिन 7 पार्टी अलायंस और माओइस्ट दोनों साथ आ गए। अब नेपालीस कम्युनिस्ट पार्टी इनको कहा जाता था। तो अब एसपी और माओइस्ट जो है, इन्होंने अपने आप नहीं कर दिया, इन्होंने केवल अपने आप नहीं कर दिया, इसमें बहुत सारे लोग थे, इसमें एक आदमी नहीं था, इसमें लेबर यूनियन आ गए साथ में, इसमें अलग अलग फेडरेशन साथ में आ गए, इसमें जो अलग अलग इंडिजीनियस लोग आ गए, टीचर्स आ गए, लॉयर आ गए, प्रोफेसर्स आ गए, ह्यूमन राइट ग्रुप्स आ गए, मानवाधिकार वाले जो लोग हैं। तो ये सारे लोग जब आए ना, तब कोई बात बनी कि हाँ, एक ज्ञानेंद्र जिसने ऐसा कार्यक्रम कर चुका है वो कैसे झुकेगा, है ना। ज्ञानेंद्र तभी सुन पाएंगे जब इतने सारी संस्थाएं, इतने सारे लोग आएंगे। जब वो कह रहे हैं इतने सारे लोग, इसका मतलब गलत तो नहीं हो सकते। तो अब प्रशासन को सुनना ही पड़ेगा। तो जो मोबिलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात जो मैं कर रहा हूं, जैसे बोलीविया की मैंने आपकी बात की, वहां पर कोई पार्टी नहीं थी, वहां पर कोई भी पार्टी नहीं थी, ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो इनकी बात को उठा सके।
ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस पानी की जो दिक्कत आई, पानी का जो प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण जिसे कहते हैं, पानी के बगैर कैसे जिएगा आदमी? अगर आप इतना पैसा बढ़ा देंगे तो कैसे काम बढ़ेगा? तो पानी तो बहुत जरूरी है। तो इसके कारण क्या हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो वाकई में लोगों की दिक्कत थी उनके लिए वो आई नहीं सामने, बात तक नहीं की किसी ने। तो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन था फेडेकॉर, एक ऑर्गेनाइजेशन है फेडेकॉर, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें प्रोफेशनल, लोकल प्रोफेशनल्स थे, इंजीनियर थे, और जो एनवायरमेंटल है, जो एनवायरमेंट, जो वातावरण का के लिए एक्टिविस्ट होते हैं, और इनको सोशलिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया। और सोशलिस्ट पार्टी ये फेडेकॉर को सपोर्ट कर रही थी, और जो वाकई लोगों की ज़रूरत थी, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी ने किसी को लीड नहीं किया, बस पीछे से सपोर्ट कर दिया। तो ये उसके बाद ये सोशलिस्ट पार्टी जो है वो बोलीविया में पावर में आई। हमने देखा कि एक संस्था नहीं, बहुत सारी संस्थाएं मिलकर कभी कभी काम करती हैं, तब एक आदमी इसमें इंपॉर्टेंट है। हर एक आदमी जो वहां पर आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो इतने बड़े स्ट्रगल के पीछे एक आदमी को मिलके ही चेंज बनती है, और इतने सारे लोग आते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कैसे वो अपना ये वाला काम कर सकते हैं, या तो पॉलिटिकल पार्टी बन जाए। तो सबसे बढ़िया चीज है डेमोक्रेसी में, अगर आपको वाकई में जो डिसीजन है जो गवर्नमेंट के वो चेंज करने हैं, प्रशासन को समझाना है, तो सबसे बढ़िया क्या है, पॉलिटिकल पार्टी को बना लीजिए। जैसे मैं हूँ, मेरी कम्युनिटी में बहुत दिक्कत हो रही है, मार्जिनलाइज्ड है, मुझे कुछ करना है, तो मैं क्या करूँगा, पॉलिटिकल पार्टीज में आ जाऊँगा, एक पॉलिटिकल पार्टी बना लूंगा, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा, इलेक्शन में आऊँगा, जीतूंगा, और जब मैं विधायक या एमपी बन जाऊँगा तो अब मैं उस बड़ी संस्था में जाके आवाज़ उठा सकता हूँ, वहाँ अपनी कम्युनिटी के लिए बोल सकता हूँ, वहाँ उनकी परेशानियों के बारे में अर्ज कर सकता हूँ। तो चुनाव लड़ना और पार्टी बनाना ये पहला तरीका है। दूसरी चीज़ है इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीका का मतलब होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कुछ ग्रुप्स बना सकते हैं, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप कह सकते हैं, इनको हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप को आप बना सकते हैं, और ये जो ग्रुप्स आप बनाएंगे वो अब यहाँ से आप गवर्नमेंट को कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी कि सरकार उनको मानने लगती है कि हाँ ये तो है। देखिए, सरकार को भी तो वोट चाहिए, और अगर किसी एक प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप के पीछे बहुत सारे लोग होंगे तो गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो इलेक्शन में जाना है, उनको चुनाव में लड़ना है, उनको चाहिए। तो दो तरीके हैं, पॉलिटिकल पार्टी में आ जाइए या फिर इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप बना दीजिए। ये दो तरीके मैंने आपको बताए कि किस तरीके से आप इसमें रोल प्ले कर सकते हैं सरकार को डेमोक्रेटिक बनाने में। अब मैं प्रेशर ग्रुप से मूवमेंट की बात थोड़ी करूंगा आपके सामने। प्रेशर ग्रुप का मतलब ये है दबाव, प्रेशर मतलब दबाव। तो वो लोग जो है जो दबाव डालते हैं, ये दबाव ऐसा नहीं कि जैसे कोई हफ्ता लेने आ रहा है, ये प्रेशर गवर्नमेंट पे डालते हैं, और इस तरीके से डालते हैं कि ताकि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, ये और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन कुछ ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है उसको इन्फ्लुएंस करे, उसको अफेक्ट करे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की तरह ऐसा नहीं है। ये पॉलिटिकल पावर में नहीं आना चाहते, ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, जीतना चाहते, इनको कोई पॉलिटिकल गेन नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि हम लोगों के लिए बात कर रहे हैं, हमें बस जो समस्याएं हैं, जो पॉलिसीज है, वो उस तरीके से बने कि लोगों का फायदा हो, जो उनकी डिमांड होगी, जो जिसके लिए भी जो भी डिमांड उठा रहे हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या होता है कि लोग एक ऑक्यूपेशन के होते हैं, जैसे डॉक्टर का एक गिल्ड हो गया, ग्रुप हो गया, लोगों की खुद के इंटरेस्ट हो गया, एस्पिरेशन हो गया, जैसे एलजीबीटी ग्रुप बन गया था, उन्होंने सरकार पे प्रेशर डाला तभी उनका कानून पास हुआ। तो ये जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं उससे लोग साथ जुड़ते हैं, और जब वो साथ आते हैं तो जैसे मैंने कहा बार बार 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो तब वो सरकार को उनकी बात सुननी पड़ती है। तो नेपाल में हमने जो देखा अभी, जो जस्ट थोड़ी देर पहले जो लोग सड़कों पे आए थे वो प्रेशर ग्रुप नहीं थे, वो कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं थे, वो मूवमेंट था, वो एक आंदोलन था लोकतंत्र के लिए। लेकिन जब हम
पीपल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, लोगों का जो आंदोलन होता है, उसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो आरटीआई एक्टिविस्ट हम कहते हैं, और आरटीआई को लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने सवाल किए। एंटी लीकर के भाई शराब को बंद किया जाए, बिहार में हुआ, गुजरात में हुआ, खासतौर पर गुजरात में हुआ। तो उसके बाद नीतीश कुमार जी ने, जो अभी बहुत सालों से वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार जो है वो लिकर फ्री है, अब शराब नहीं, वहाँ पर शराब नहीं है वहाँ पे। तो ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हुए। तो एक इंटरेस्ट ग्रुप की तरह तो मूवमेंट भी पॉलिटिक्स को अफेक्ट करने की कोशिश करता है कि दोनों का एजेंडा तो सेम है। मेन चीज है कि भाई सरकार को बताया जाए कि भाई ये सही नहीं, सही है, ये सही नहीं है, हमारे लिए ये करिए आप। तो ये लोग जो है इलेक्शन में नहीं आते, इनका ये नहीं होता कि मुझे एक पोस्ट चाहिए। लेकिन जो जैसे प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के बारे में अगर मैं थोड़ा सा इसमें विभेद करना चाहूँ, जैसे मैंने कहा नर्मदा बचाओ आंदोलन, यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अब जैसे सीएए का विरोध एक चला, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है वो पास हो गया, तो कई लोग सब के सब स्ट्रीट पे आ गए, हिंदू मुस्लिम सिख, कि उनको लगा कि अगर वो स्ट्रीट पे नहीं आएंगे तो ये जो सरकार है उसका फैसला जो है वो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर, क्योंकि जिसके बाद एनआरसी एनपीआर ये सब आने की बात सुन रहे हैं हम। यहाँ पर क्या है कि लोगों को पता है कि ऐसा ना हो कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजे जाए, खासतौर पे जो मिनॉरिटीज है उनको इस तरीके से डर था, लोग आए। अब मैं प्रेशर ग्रुप्स है जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है, शेल्टर ग्रीन पीस, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। एमनेस्टी की बात पूरा विश्व सुनता है। अब मैं जरा सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में आपको अंतर बताता हूँ, ये है क्या, इनमें थोड़ा सा अंतर है, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। जैसे ट्रेड यूनियंस हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, लॉयर, डॉक्टर, ये लोग क्या है कि इनका सेक्शन है, इनका खुद का एक इंटरेस्ट है। ये जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है ये उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे हमारी मजदूर यूनियन है, तो मजदूर यूनियन मजदूरी की ही बात करेगा। इसी तरीके से डॉक्टर वाले डॉक्टर की बात करेंगे, बार एसोसिएशन होता है वो केवल वकीलों और जजों की बात करता है। जो इनका मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि उनके जो मेंबर है, उनके मेंबर जो इस ग्रुप में है, उनका फायदा हो, उनका वो आगे बढ़े। जो सोसाइटी है उसके बारे में उनका कोई विचार होता नहीं, मतलब ये नहीं कि गलत है, लेकिन बस वो अपने ग्रुप मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो केवल एक सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसा जनरल इंटरेस्ट है, ये जो दूसरा टाइप में बता रहा हूं इसको हम कहते हैं प्रमोशनल ग्रुप या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। देखिए, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप केवल वो लोग जो एक कम्युनिटी में आते हैं या एक ऑक्यूपेशन के, और जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो सभी के लिए, वो सोसाइटी का भला करने की कोशिश करते हैं, पूरे देश का भला, पूरे समाज का भला, पूरे क्षेत्र का भला करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कलेक्टिव चाहते हैं, वो सिलेक्टिव ग्रुप नहीं चाहते। अब अगर उनको कोई और ग्रुप भी मदद चाहता है तो वो उनकी भी मदद करते हैं। जैसे मैं फेडेकोर की बात करता हूँ, ये बोलिवियन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अभी भी इसका नाम लिया था। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये जो आंदोलन, बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था वाटर प्रॉब्लम वाला, पानी वाला जो था, उसके लिए शुरू किया था। अब नेपाल में हमने क्या कहा, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार आयोग। तो यहाँ पर जो सेकंड टाइप का है, तो हम इसके लिए एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई फेडोकोर जो है वो किसी स्पेसिफिक इश्यूज के लिए बना था, स्पेसिफिक समूह के लिए बना था। लेकिन अगर सेकंड टाइप की बात करेंगे तो मानवाधिकार आयोग तो सभी के लिए है ना, बंधुआ मजदूरी के लिए काम कर रहे हैं, वो बॉन्डेड लेबर के लिए काम कर रहे हैं, आदमियों की खरीद फरोख्त के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे खतरनाक जगह पे काम ना किया जाए, तो वो सभी के लिए बात कर रहे हैं। वो उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं मानवाधिकार आयोग, वो जो भी किसी भी तरीके से तकलीफ में आ रहे हैं उन सब के लिए काम कर रहे हैं। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में आपको बात बताना चाहता हूँ, एक बैमसेफ करके, ये जो बैमसेफ है इसका फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, बैमसेफ। अब इसे नाम ही पता चल रहा होगा आपको कि अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़े लोग हैं
तो ये सरकारी अधिकारियों का तंत्र है। ये बेसिकली सरकारी आदमी के लिए काम कर सकते थे, लेकिन ये जो है ये उन सब के लिए काम करते हैं जो भी डिस्क्रिमिनेशन अगर कर रहे हैं, जिनको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन वो सबके लिए पूरी सोसाइटी के लिए बात करते हैं कि भाई ऐसी कोई दिक्कत हमारे लिए तो ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं, बाकी पूरी सोसाइटी में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। फिर से समझिए, सोशल सेक्शन इंटरेस्ट ग्रुप केवल अपने लोगों के बारे में बात करते हैं और वो भी सही है, और दूसरे लोग जो है, दूसरा जो बताया वो सबके लिए है। अब आइए मूवमेंट ग्रुप पे आते हैं। हमने इंटरेस्ट ग्रुप देखा कि जैसे इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में बताते हैं, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है। आंदोलन जो है वो बहुत वैरायटी के हो सकते हैं। क्या होता है, ये बड़े इश्यू स्पेसिफिक होते हैं, उनको सिंगल ऑब्जेक्टिव चाहिए और एक समय के अंतराल में चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 महीने में चाहिए, तो ये टाइम फ्रेम हो गया इनका सिंगल ऑब्जेक्टिव। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका केवल यही था कि एक केस था, एक सरदार सरोवर डैम जब बनने वाला था तब से शुरू हुआ था ये, और उसके बाद आज तक चल रहा है कि जो लोग डिस्प्लेस हो गए इसको बनने के कारण, तो उनको पूरे जो सरकार ने वादे किए थे वो नहीं मिला, है ना। पहले शुरुआत ये हुई थी कि भाई डैम मत बनाइए। उसके बाद जब डैम बन गया, तो जब लोग जो इधर उधर चले हो गए, पानी इतना सारा आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, उनकी लाइवलीहुड की दिक्कत आ गई, उसके कारण जो दिक्कतें आई, तो ये जो चीज़ें सिंगल बेसिक है, ये इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कई ऐसे मूवमेंट है जो बहुत समय तक चलते हैं, लॉन्ग टर्म भी चलते हैं, बहुत समय तक चलते हैं। कई मूवमेंट शॉर्ट टर्म होते हैं, कई लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, वो शुरू तो एक स्पेसिफिक काम से हुआ था कि भाई अभी आप डैम मत बनाइए, इससे बहुत नुकसान होगा, एक इशू था, लेकिन वो बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया और लोगों ने इससे सीख ली। हर जगह जहाँ पे, जैसे टिहरी के लिए लोगों ने कहा, टिहरी जो बांध बना था, जितने भी बड़े बड़े डैम हैं जो सरकार ने प्लान किए, तो उससे क्या हुआ कि भाई ऐसा क्या मॉडल है कि आप ये बनाना चाहते हैं, है ना। आफ्टर मार्थ तो बहुत इस तरीके से मूवमेंट हुए। इसमें क्लियर लीडरशिप ये थी कि यहाँ पर हमारे पास क्लियर लीडरशिप है कि जो मेधा पाटकर जी है, सब जानते हैं, एक बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं, तो ये आज भी चल रहा है और एक तरीका है, एक व्यवस्था है जिससे ये बता रहे हैं कि हमको हमारा क्या एम है। अब अगर मैं महिला के बारे में बात करूं या एनवायरनमेंट की बात करूं, तो ये तो बहुत सारे, मतलब एनवायरनमेंट तो हर जगह है, महिलाएं हर जगह है। जो पर्यावरण मूवमेंट है या एनवायरनमेंट का जो मूवमेंट है, वो किसके लिए है? जैसे ट्री को बचाना है, हमको वाइल्ड लाइफ को बचाना है, हमको बर्ड्स को बचाना है, फ्लोरा एंड फौना को बचाना है। ये इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट है, इनका बड़ा स्पेसिफिक इशू है। अब एक मूवमेंट है जो ये है, ठीक मैंने जो आपको बताया, तो एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला होता यह है कि जब हम पर्यावरण मूवमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर इनकी बड़ी एक स्पेसिफिक चीज़ है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है इनका कि हमें ये काम करना है, हमको एनवायरनमेंट करना है, हमको ये नहीं करना कि और कोई काम नहीं करना, है ना। लीडरशिप डिफरेंट हो सकती है, लोग डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सबका हो सकता है तमिलनाडु में एक अलग ग्रुप हो और गुजरात में अलग ग्रुप हो। तो एक अम्ब्रेला मूवमेंट है, एक छतरी, इसको अम्ब्रेला मूवमेंट कहते हैं, एक छतरी, और इसका मैं नाम लूंगा NAPM, नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट। तो ऐसा हो सकता है कि एक अम्ब्रेला हो, उसके नीचे एक मूवमेंट, 2 मूवमेंट, 3 मूवमेंट ऐसे चल रहे होते। मैं फिर से बताता हूँ, NAPM जो है नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिसके छतरी या जिसके अम्ब्रेला के अंडर में काम करते हैं। तो NAPM इस तरीके से ऐसे भी संस्थाएं हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ये जो प्रेशर ग्रुप्स है और ये जो मूवमेंट्स हैं, ये वाकई में पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं राजनीति को। मेन चीज़ यही तो है, प्रेशर ग्रुप बनते क्यों है, मूवमेंट बनते क्यों है? इसलिए तो बनते हैं कि पॉलिटिक्स को किस तरह इफेक्ट कर सके। तो वो करते क्या है, पहले तो पब्लिक सपोर्ट गेन करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन भेजते हैं,
चाहे टीवी पे दें, न्यूज़पेपर दें, चाहे फ्लायर्स दें, अलग अलग तरीके हैं। मीटिंग्स हो, मीडिया में बात वो करने की कोशिश करते हैं, मीटिंग करते हैं, टीवी चैनल पे बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे, जैसे रेडियो पे बात करेंगे, न्यूज़पेपर पे बात करेंगे। तो वो कोशिश करते हैं कि लोगों को वो इन्फ्लुएंस करें, लोगों को बताएं कि हमारा मेन काम क्या है और हम किस लिए कर रहे हैं, हम आपका साथ चाहते हैं। फंड भी मांगते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये मेधा पाटकर जी है, और बहुत सारे, जैसे ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जन आंदोलन का राष्ट्रीय समन्वय, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता रहा था कि एक तो ये तरीका हो गया न्यूज़पेपर वगैरह में, दूसरा ये है कि वो स्ट्राइक करते हैं, वो सरकार के कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश करते हैं। आप देखें, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती उसको, तो रोड रोक देंगे, अपना हाईवे रोक देंगे, ट्रेन रोक देंगे, या और कोई ऐसा, जैसे सरकारी ऑफिस नहीं चलने देंगे, सरकार को तो फिर सुनना पड़ेगा ना। तो बिजनेस ग्रुप्स, बहुत बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप है, जैसे अंबानी, अडानीज, अब वो तो कोई उनके, वो क्या करते हैं, उनके जो लॉबीज होते हैं, एक्चुअली क्या है, जो दलाल और एजेंट होते हैं ना, उन्हीं को लॉबीज कहा जाता है। तो ये उनके लिए एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक अंबानी साहब है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाएगा और काउंसिल मिनिस्टर से कहोगा भाई हमारे लिए काम कर दो। ये देश नहीं, पूरे विश्व में सबसे अमीरों आदमियों में आते हैं, तो वो एक लॉबीज को रखते हैं, और वो लॉबीज जाएंगे इनके पास और फिर वो सरकार को बताएंगे। सरकार अंबानी के पास आती है, अंबानी सरकार के पास नहीं जाते। तो इनके बीच में जो लोग हैं ना, जो आदमी है, उसे हम लॉबिस्ट कहते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट करते हैं, पैसा देने की कोशिश करते हैं कि इतना करोड़ ले लो, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, ये आराम से इस तरीके से दे दिए जाते हैं। और जिस पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं, उनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल देते हैं उनके सपोर्ट करने के लिए। तो कई ऐसे इंस्टेंस है जिसमें जो स्पेशल ग्रुप है वो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, और एक तरीके वो मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का एक आर्म है, पॉलिटिकल पार्टी करके एक शाखा है। जैसे मैं आपको बताऊं, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कैसे आई, वो बनी कैसे। आप एक दिन में नहीं आ जाती पार्टी। होता यह है कि जो मूवमेंट्स हुए, जो ग्रुप्स थे या फिर जो प्रेशर ग्रुप्स थे, इन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी इशू पे वो स्टैंड लेते हैं। वो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, वो कुछ ऐसे इश्यूज जो होते हैं उसके लिए बात करते हैं। मैं आपको जो बता रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ये मानते हैं, कई ऐसे संस्थान हैं जिनके ऊपर हाथ होता है पॉलिटिकल पार्टी के, जो राजनीतिक पार्टी है। जितनी जो ट्रेड यूनियंस हैं, जितनी भी ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट यूनियंस देखिए, ABVP देखिए, NSUI देख लीजिए, ये पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई है या फिर ये इनकी विंग है, पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट करती है। यानी कि जो NSUI का है वो आगे जाके कांग्रेस में शामिल होगा। NSUI का जो बंदा है, अगर कोई प्रेसिडेंट बना या स्टूडेंट विंग, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये स्टूडेंट विंग है किसकी, ये बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की एक स्टूडेंट विंग है। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे इनका संरक्षण करती है, संरक्षित करती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ऑफिसेस में भी ऐसा होता है। जैसे ट्रेड यूनियंस है, कई ट्रेड यूनियंस जो है वो CPI के अंडर में है, कई BJP के अंडर में है। लेकिन कई बार हमने ये देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, एक मूवमेंट हो रहा है, उससे पॉलिटिकल पार्टी बन गई। अभी असम गण परिषद है, असम गण परिषद आया कहाँ से, ये बेचारे स्टूडेंट थे। इन्होंने मूवमेंट शुरू किया कि भाई जो बाहर के लोग आ रहे हैं, फॉरेनर आ रहे हैं, बाहर के इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं जो आसाम में आ रहे हैं, उनको, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू किया। तो उस समय जब यह खत्म हो गया तो इन्हीं लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, असम गण परिषद। और जब इलेक्शन हुए, ये असम गण परिषद जो है, इनको इलेक्शन में जीत मिली। इस तरीके से ये पार्टी बन गई। मूवमेंट से शुरू हुआ था और वो पार्टी बन गई। अगर DMK, AIDMK बने, ये सारे के सारे जो है वो मूवमेंट से ही आए। जो 1930, 1940s में जो चीज़ें शुरुआत हुई थी, करुणानिधि वगैरह जी है, उसके बाद सोशल रिफॉर्म की जो जरूरत थी उसके लिए उन्होंने काम किया। दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार आई है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की थी, उससे आ गई, उससे पार्टी बन गई।
तो होता यह है कि कई ऐसे ग्रुप हैं इसमें, हमेशा ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं वो अपोज भी करते हैं। तो ये लोग पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं, वो उनसे बात करते हैं, नेगोशिएशन होता है, आपस में एक टेबल पे बैठ के बात होती है, अपनी बात वो सामने रखने की कोशिश करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी 2 है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में है, ये पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में है, तो जो विपक्ष में है वो गवर्नमेंट में है, तो अपोजिशन जो है वो लोगों की बात करेगी, जो ग्रुप पे उठाए हैं, प्रेशर ग्रुप की बात करेगी और प्रेशराइज करेगी गवर्नमेंट को कि भाई ये काम करिए, है ना, क्योंकि उनको काम कराना है। तो होता यह है कि जैसे मैंने बताया कि कोई पार्टी जो है वो मूवमेंट से निकल के आई, जो मूवमेंट्स हुए थे। अब सवाल उठता है, सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये आपको सही लग रहा है? क्या ये जो संघर्ष हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, ये अच्छे हैं बुरे हैं? क्या ये हेल्दी है अनहेल्दी है? पहले तो ये लग सकता है कि ये हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्रेशर का तरीका है, ये तो आप किसी को प्रेशर दबाव में डाल रहे हो। लेकिन ये अगर सभी के भले के लिए, अच्छा एक और चीज है, अगर वो सभी के भले के लिए हो रहा है और सब लोग, हर आदमी कर पा रहा है, एबीवीपी वाला भी वही कर सकता है, उसकी बात भी सुनी जाती है, एनएसयूआई वाला भी कर सकता है, इसका मतलब ये फिर अच्छा है, क्योंकि हर कोई कर सकता है। जैसे गवर्नमेंट क्या होता है कि प्रेशर में आते हैं, छोटा ग्रुप हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, तो कोई बड़ी बड़ी पार्टियां, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, बहुत पैसे वाले लोग हैं, हो सकता है गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल दें और गवर्नमेंट इनके प्रेशर में आ जाए। लेकिन जब हमारे पास प्रेशर ग्रुप होते हैं, हमारे पास आंदोलन वाले लोग होते हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई ये ऐसा ना हो कि सरकार जो है वो प्रेशर में आ जाए। तो प्रेशर डालना, जब हर एक आदमी अगर ये कर सके, हर एक सिटीजन को ये राइट हो कि वो प्रेशर डालने की कोशिश कर सके, तो ये सही है, फिर इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई अननेसेसरी पे प्रभावित कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तो गलत हो जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट इनके बारे में ना सोचे, अंबानी ये कभी हम नहीं सोचते, क्योंकि ये कई लोगों को नौकरी देते हैं, ये हमारे देश की इकोनॉमी के बहुत बड़े स्तंभ है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप और जो मूवमेंट है, ये कोशिश ये करते हैं कि गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई लोगों की जरूरत क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या है। अगर आपके किसी नीति से, मान लीजिए एक ग्रुप है, एक गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहा है, एक और ग्रुप है जो उसको काउंटर कर रहा है, एक और ग्रुप है जो अलग अलग तरीके के ग्रुप है, अलग अलग व्यू पॉइंट, तो गवर्नमेंट को अलग अलग दृष्टिकोण मिल जाता है, गवर्नमेंट को एक ही चीज के बारे में अलग अलग पक्ष मिल जाते हैं कि भाई वाकई में जनता को चाहिए क्या। यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो लोकतंत्र है, जब गवर्नमेंट सबका सुनती है और उस हिसाब से डिसीजन लेती है, यही तो डेमोक्रेसी है। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।